आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। विपक्षी एकता को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और उस मुहिम को एक तरीके से नीतीश कुमार के हाथों में ऐसा लगता था कि वो बागडोर सौंप दी गई है। हालांकि उन्होंने जो एक प्रयास अभी शुरुआत में जो की थी कि वो 12 तारीख को एक मीटिंग उन्होंने अपने तरफ से सारे विपक्ष के नेताओं को उन्होंने न्योता भेजा था, तो उसमें से अधिकांश अपनी उपलब्धता नहीं होने के कारण तारीख में बदलाव करने की बात कही, तो वो तो पोस्टपोन हो गई मीटिंग और अभी संभावित एक तारीख जो है वो 23 जून के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि वो 23 जून को या जब भी किसी तारीख को वो बातचीत करेंगे तो वो बातचीत किन मुद्दों पे करेंगे, क्या कुछ होगा एजेंडे में। खुल के तो अभी कोई आदमी इस बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो होमवर्क लोगों ने किया है और जो बातचीत निकल के आ रही है वो दो मुद्दे हैं जहाँ पे थोड़ी सी रुकावट है और उसको दूर करना सबसे पहले ज़रूरी है। और वो है कि 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें से कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़े और बाकी जो विपक्षी के दल जो हैं, गैर बीजेपी वाले जो विपक्षी दल हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो कितनी सीटों पे लड़े। तो विपक्षी जो दल हैं उनके तरफ से और कई जो उनको जो सलाह देने वाले जो विश्लेषक हैं और डेटा पॉइंट्स पे जो लोग काम करते हैं, उनके हिसाब से कांग्रेस को 250 सीटों पे लड़ना चाहिए और वहाँ पे उसको गुंजाइश हो सकती है। वहीं कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि नहीं, हम अगर कम भी करेंगे तो 350 सीट से नीचे तो हम लड़ेंगे नहीं, 350 सीटों पे तो लड़ने की बात होगी ही होगी। तो ये दोनों के बीच के जो दावे हैं कि 250 सीट या 350 सीट, तो विपक्ष क्यों कहता है 250 सीट और कांग्रेस क्यों कहती है 350 सीट, क्योंकि ये दोनों बात जो हो रही है उसमें कांग्रेस के मजबूती की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा सीटें वो कौन होगी। एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसको ज़्यादा सीटों पे लड़ने का अधिकार भी है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन वो कितनी सीटों पे लड़े। तो मैंने ये सोचा कि आपको 2019 में कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था, जो कि वही आधार बनेगा सारी चीज़ों को लेके, तो वो जो 350 सीटों की जो बात कर रहे हैं उनमें ज़मीनी ताकत उनकी कितनी होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। जैसे पूरे 543 जो सीटें हैं उसमें से कांग्रेस ने फैसला किया था 2019 में, जब वो कुछ राज्यों में गठबंधन में भी लड़ी थी, कि वो 421 सीटों पे लड़ेगी। अब वो उसने 421 सीटों पे लड़ाई लड़ ली। उन 421 सीटों का मतलब ये हुआ कि उसने पहले ही 122 सीटें छोड़ रखी हैं। अब उससे ज़्यादा वो और कितना करने को तैयार हो रही है, तो वो कह रही है कि कम से कम चलिए हम 75 सीटें के करीब और आपको दे देंगे, यानी कि 200 सीटें मोटे तौर पे वो छोड़ने को तैयार हो रही है। तो उसका प्रदर्शन फिर क्या रहा था जिसके आधार पे वो कहते हैं कि 300 सीटों पे वो करने की बात करते हैं। तो जैसा आप सब किसी को मालूम है कि 142 जो उसने 421 सीटें जो लड़ी थी उसमें से 52 सीटों पे उसको जीत हासिल हुई थी। 196 ऐसी सीटें थीं जहाँ पे वो दूसरे नंबर पे रही थी और 173 सीटें थीं जहाँ पे वो तीसरे या उसके नीचे चौथे पाँचवें उस तरीके के पैदान पे वो रही थी। तो मेरे ख्याल से जो विपक्ष वो कहता है कि आप पहले नंबर पे 52 सीटों पे थे और दूसरे नंबर पे 196 सीटों पे थे, तो कुल मिला के वो 250 के करीब बनता है और आप इसी पे रह जाए। लेकिन कांग्रेस उसको नहीं मानने को तैयार हो रही है। तो मैंने सोचा कि जरा नहीं मानने की भी कोई वजह भी होगी। तो मैंने पूरे देश को जो 543 सीट है और जो 35 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में जो बटा हुआ है उसको उसके हिसाब से देख लेते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से रहा और उसके दावे में कि वो ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहते हैं कितना वज़न है, ज़मीन पे वो कितनी ताकतवर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहाँ से 25 सीटें आती हैं और जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें 6 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और उसमें से 6 सीटें आती हैं, यानी 31 सीटों की पहले हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में
25 सीटों में जहाँ भी बात आती है, सबसे ज़्यादा असम में 14 सीटें हैं। वहाँ पे कांग्रेस 3 सीटें जीत पाई। उन 25 में से 25 जगह पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, ये बताना ज़रूरी है। और उसके बाद मेघालय में उसने 1 सीट हासिल की, यानी कुल मिला के 4 सीटें 25 में से कांग्रेस के हाथ लगी थी। बाकी जो 6 राज्य हैं वहाँ पे उसका खाता नहीं खुला था। फिर अगर आप यूनियन टेरिटरी की तरफ नज़र डाल रहे हैं, इस स्क्रीन पे आपके सामने है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में 1 सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी और 1 सीट उसने पुडुचेरी में जीता था। लेकिन बाकी जो 4 राज्य हैं वहाँ पे उसका खाता नहीं खुला। 6 में से 2 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी। अब थोड़ा सा नज़र आगे बढ़ाते, देखिए इसको देख के तो यही लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कम से कम कांग्रेस उतनी ताकतवर नहीं है। असम की अगर छोड़ दें और नागालैंड की बात छोड़ दें तो वहाँ पे नहीं है। जहाँ तक यूनियन टेरिटरी की बात है उसमें भी करीब 33%, 1/3 के करीब पे उसका लगता है कि वो ताकत है। फिर बात कर लेते हैं, अब हम दक्षिण की बात कर लें। दक्षिण में मोटे तौर पे 5 जो राज्य है और 129 सीटें उनमें से आती है, उसमें से 3 जगह पे 2019 में कांग्रेस अलायंस में लड़ी थी और 2 जगह पे वो सीधे लड़ी थी। जहाँ पे वो सीधे लड़ी, आंध्र प्रदेश में सभी सीटों पे लड़ी, तो वहाँ पे उसके हाथ कुछ नहीं लगा। 17 सीटों पे तेलंगाना में जहाँ पे वो लड़ी अपने बूते पे, उसमें से 3 सीटें मिली। कर्नाटक में जहाँ वो अलायंस में लड़ी थी, जनता दल सेकुलर के 28 में से 21 सीटों पे लड़ी थी, तो उसमें से वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई। वहीं तमिलनाडु में जब वो डीएमके के साथ अलायंस में लड़ती है तो 9 सीटें उसको मिलती है लड़ने के लिए और उसमें से 8 वो जीत जाती है। और वही केरल में जहाँ पे उसी के नेतृत्व में यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो बात होती है, तो उसमें से 16 में से 15 सीटें कांग्रेस जीतती है। तो इन 2 राज्यों को अगर आप ये बात करें जहाँ वो अलायंस के साथ लड़ी थी, वहाँ पे उसका प्रदर्शन बेहतर होता है, यहाँ पे उसको कुछ लगता है। लेकिन बाकी 3 राज्यों में उसकी जो अगर ये बात कर लें कि जो मिल के भी लड़े थे तो भी कर्नाटक में अच्छा नहीं प्रदर्शन हुआ और बाकी 2 राज्यों में तो उनका प्रदर्शन निराशाजनक कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम की तरफ की। पश्चिम में जैसे 3 राज्यों की बात होती है, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में वो गठबंधन में चुनाव लड़े थे और उस गठबंधन में जहाँ पे 48 सीटें महाराष्ट्र में से आती हैं, 25 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी और उसमें से वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। यानी गठबंधन के जो लोग हैं उनको भी एक थोड़ी सी चिंता हो रही होगी इस विपक्षी एकता के दौरान में कि उनको कितनी सीटें वहाँ पे देने की ज़रूरत होगी। गुजरात का आपको सब किसी को पता है कि वहाँ पे कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं लगा था और इस बात तो एक नया प्लेयर भी, अगर उसको भी शामिल करने की बात होती है विपक्ष के खेमे में, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी कुछ सीटें मांगने की बात करेगी। तो यहाँ पे कांग्रेस को कुछ सीटें छोड़ने की शायद ज़रूरत पड़े अगर आम आदमी पार्टी आता है तो। और गोवा में जो प्रदर्शन है वो 1 सीट, वहाँ पे भी 2 में से 1 सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी, तो 50-50 उसमें था और वो अकेले ही दम पे लड़ी थी। अब बात करते हैं, जब हमने साउथ और वेस्ट की बात कर ली तो अब चले आते हैं ईस्ट में। यहाँ पे कुछ अलायंस हैं और कहीं पे अलायंस नहीं है। जैसे बिहार में उनका अलायंस था, आरजेडी के साथ था कांग्रेस का अलायंस और लेफ्ट पार्टी अभी थी उस पर शामिल, तो उसमें उनका प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि 1 सीट उनको मिल पाया था। 9 सीटें लड़ने को दी गई थी और 1 सीट जीत पाए थे। उसी तरीके से झारखंड में भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 14 सीटें हैं झारखंड में, उसमें 7 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी और 1 सीट वो जीत पाई थी। पश्चिम बंगाल में जहाँ पे वो अपने बूते पे लड़ने के लिए उतरी थी लोकसभा चुनाव में, तो वो 40 सीटों पे लड़ी थी। 42 है बंगाल में सीटें, लेकिन वो 40 पे लड़ी थी और उसमें से 2 सीटों पे उसने जीत हासिल की थी। और उड़ीसा में 21 में से उसने तय किया था कि वो 18 सीटों पे लड़ेगी और उसमें से वो 1 सीट जीत पाई थी। तो अलायंस में भी जहाँ पे रही वहाँ पे भी वो कुछ सीट जीत पाई
और बगैर अलायंस के जहाँ अपनी बूथें रही तो वहाँ पे भी वो 1 या 2 सीट जीत के आ पाई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस यहाँ पे अपने बूते पे कोई बहुत बड़ा, जितनी सीटें मिली अगर उसमें वो ज़्यादा सीटें जीत के आते तो ये लगता कि ज़मीन पर उनकी कुछ पकड़ है। और अब तो जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड भी आ चुका है, तो कुछ सीटें वहाँ पे भी जाने की बात होगी और उनका भी दावा बनेगा। और नीतीश कुमार अपनी पार्टी का दावेदारी कैसे छोड़ सकते हैं? भले ही वो सबको मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी भी दावेदारी वो साथ साथ रखेंगे। पश्चिम बंगाल में गुंजाइश ना के बराबर से दिखती है कि वो तृणमूल कांग्रेस को अपने साथ में अगर लेंगे तो तृणमूल कांग्रेस बहुत ज़्यादा उनको सीटें देने के लिए तैयार होगी। लेकिन अब बात आती है उस इलाके की जिसको कहा जाता है कि इन इलाकों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर होती है, सिर्फ 1-2 राज्यों को छोड़कर, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही आता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले 80 सीटें आती है, तो कांग्रेस 67 सीटों पे लड़ी थी पिछली दफ़ा में और उसमें से उसको 1 सीट मिल पाई थी रायबरेली की, आप सब किसी को मालूम है। उसके बाद अगर आप अलायंस के हिसाब से बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में वो हालांकि 6 सीटों में से 5 सीटों पे लड़ी थी और उसका खाता नहीं खुला था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उनके साथ वो मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर सकते हैं, तो कुछ सीटें वहाँ पे भी उनको देनी पड़ सकती है। अब जिन राज्यों में उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से होता है वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीधा मुकाबला हो जाता है। और इन राज्यों में आपको पता है कि स्थिति क्या हुई थी। मध्य प्रदेश में 1 सीट, राजस्थान में कोई भी सीट नहीं, छत्तीसगढ़ में 1 सीट, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई सीट नहीं। हरियाणा में त्रिकोणीय संघर्ष होता है, अकेले ताकतवर ज़रूर है लेकिन वहाँ पे भी 10 में से 1 भी सीट नहीं। दिल्ली में भी त्रिकोणीय होने की बात होगी लेकिन वहाँ पे भी 7 में से 1 भी सीट नहीं। तो ये उनका वो क्षेत्र है जहाँ पे उनकी एक दावेदारी बनती है, लेकिन जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन के आलोक में ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर दावे की जो बात होती है, इतनी ज़्यादा सीटों की क्यों बात हो रही है? क्या ये एक रोड़ा बनेगा? मैं एक और तथ्य आपको देता हूँ कि ये दरअसल जो 196 सीटें वो हारे थे, जो जिसमें वो दूसरे नंबर पे जिसकी बात होती है कि वो रहे थे, तो उसमें से 17 ऐसी सीट थी, सिर्फ 17 ऐसी सीट थी जहाँ पे जीत और हार के बीच का अंतर 5% या उससे कम के वोट प्रतिशत का था, जीतने वाले और दूसरे नंबर के बीच में। 52 ऐसे सीट थी जहाँ पे ये प्रतिशत 5 से 15 के भीतर में था और बाकी 123 के करीब वो 15% से भी ज़्यादा का अंतर था। तो इतने बड़े अंतर के साथ जहाँ पे आप हार रहे हो और उसके बाद अगर कुछ बातें होती है कि नहीं हमें अभी भी उतनी ही सीटों पे लड़ने का है, तो ये रुकावट का कारण बन सकता है और मेरे ख्याल से ये रुकावट का कारण बनेगा भी। हालांकि इन राज्यों में जो दूसरी जो क्षेत्रीय दल है उनका कोई वजूद है भी नहीं। सिर्फ अगर कुछ राज्यों की, पंजाब की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें जहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात है, बाकी राज्यों में कोई प्रभाव क्षेत्र उस तरीके से जो पार्टियां लगी हुई हैं कि गठबंधन विपक्षी एकता करवाने में उनका कोई विशेष प्रभाव का क्षेत्र रहेगा। उत्तर प्रदेश में जैसा पहले भी हो चुका है और समाजवादी पार्टी के नेता, मुझको नहीं लगता है कि वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा सीट देने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके अलाई जो राष्ट्रीय लोकदल के हैं जयंत चौधरी, वो कोशिश कर सकते हैं कि कम सीटों पे ही ये लड़ लें या
आप हमें इतनी सीटें दें, अपने इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वो मदद करने की कोशिश करें, वहाँ पे वो मिल के लड़ने की बात करें। हालांकि ये कह पाना भी मुश्किल है इतनी जल्दी कि ये कुछ हो पाएगा। सीटों के संख्या के ऊपर में है कि कौन कहाँ पे कितनी सीटों पे लड़ेगा। और मुझको ये लगता है कि अगर कांग्रेस अपने इस अगर जिसको कह लें कि उतनी मांग पर अगर कायम होगी कि हमें 350 सीट पे कम से कम लड़ना ही है, तो फिर विपक्षी एकता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कह पाना संभव नहीं है। हो सकता है कि पूरी एकता नहीं हो, कुछ सीटों पे हो जाए, फ्रेंडली फाइट की बात होती है तो कुछ फ्रेंडली फाइट के तौर पे कर लिया जाएगा। लेकिन जिसको कहते थे लोग कि एकदम पूरी की तरीके से एकता हो जाए, उसकी गुंजाइश फिर कम दिखती है। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे किसी और मुद्दे पे बातचीत करूँगा। आपसे गुजारिश होगी कि आपकी बात के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।